नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप 20 बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 की पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के बताने वाला हूं और इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला आपका विकल्पीय प्रश्न है कि शुक्ल युग की कला अवधि बताइए, यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग चला, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है शुक्लयोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लयोत्तर युग कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा कि 1938 से लेकर के 1947 तक जो चला वो शुक्लयोत्तर युग चला, यानी कि ऑप्शन जो चौथा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, ठीक है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं। तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन बाबू गुलाब राय जो हैं ये शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार होने वाले हैं। पांचवा प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा कि कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, यानी पांचवें का पहला ऑप्शन सही होगा अमृत राय। छठा क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार, प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा कि कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है कि रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि द्विवेदी युग की कला अवधि बताइए, यानी द्विवेदी युग कब से कब तक चला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1900 से 1918 तक। अगला है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा कि जो तीसरा सप्तक है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है कि यामा के रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या श्री राम शर्मा। तो याद रखिएगा कि 10 नंबर का दूसरा आपका सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी जो हैं ये यामा की रचयिता हैं। अगला है कि कुमकुम किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा कि कुमकुम जो है ये कविता संग्रह विधा की रचना है, यानी ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कि मती राम जी, ठीक है, मती राम जी जो हैं वो ललित ललाम के रचयिता हैं, यानी पहला ऑप्शन 12 का बिल्कुल सही होगा। अगला है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, दिनकर, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है, इनमें में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं होने वाली है। तो याद रखिएगा कि भारत भारती जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, भारत भारती जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो हरिमुख मनोह मयंक में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा कि इसमें आपका जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि रूपस तेरा घनकेश पास में अलंकार कौन सा है। तो रूपस से हमें पता चल गया इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अनादर में उपसर्ग लगा है, अनादर। तो याद रखिएगा कि उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द में आगे लगा हो, ठीक है, जो शब्द में आगे लगा हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अनादर में आगे लगा है अन, ठीक है, यानी कि अन उपसर्ग सही होगा, यानी ऑप्शन पहला जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है कि अपव्यय में उपसर्ग लगा है अपव्यय, तो आगे क्या लगा है अप, यानी कि अप कहाँ है तीसरे नंबर पर, यानी कि अपव्यय में उपसर्ग कौन सा होगा अप, यानी ऑप्शन जो तीसरा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चढ़ावा में प्रत्यय क्या है, तो देखिए उपसर्ग आगे लगा होता है और प्रत्यय पीछे लगा होता है, तो चढ़ावा में आवा प्रत्यय है, आखिरी में क्या रहा है आवा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आवा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पन प्रत्यय युक्त एक शब्द बताइए, यानी कि ऐसा शब्द चारों में से कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें पन प्रत्यय लगा हो, तो प्रत्यय यानी कि पीछे लगा हुआ है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि बचपन में पीछे लगा हुआ है पन, यानी कि इसमें पन प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि तिरंगा में समास है, तो तिरंगा का मतलब हुआ 3 रंगों का समूह, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन जो है पहला आपका बिल्कुल सही होगा द्विगु समास, ठीक है। अगला है कि शुभाशुभ में समास है, शुभाशुभ में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि जहां पर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो शुभाशुभ में कौन सा समास होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है कि तालाब का तत्सम शब्द क्या होगा, तो तालाब का जो तत्सम शब्द है वो ना तो समुद्र है, ना तो झील है, ना तो महासागर है, तड़ाग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि तालाब का तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रागी शब्द का तद्भव कौन सा होगा, रानी, दासी, बांदी या रागिनी, तो याद रखिएगा कि रागी शब्द का जो तद्भव है वो रानी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नेह शब्द का तत्सम रूप, तो नेह का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, यानी कि स्नेह जो होगा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, नेह का तत्सम क्या हो जाएगा स्नेह। अगला है कि अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिएगा कि जो अश्व शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा तुरंग हो जाएगा, ठीक है, तुरंग, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है तुरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपका है कि वसन किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वसन का पर्यायवाची कपड़ा होता है, कपड़ा, यानी ऑप्शन दूसरा जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो नौका का सही शब्द पर्यायवाची तुरी होता है, यानी नौका को हम तुरी भी कहते हैं। अगला है इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए, तो याद रखिएगा इत्यादि का संधि विच्छेद बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि, इति धन आदि। और बात करें कि इत्यादि में कौन सी संधि होगी, तो इत्यादि में यण संधि होगी, ठीक है, क्योंकि या व रा के साथ अगर कहीं भी अधूरा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि या के साथ आधा ता आ गया, इसका मतलब यण संधि होगी। अगला है यदि धन अप में संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा कि यद धन अप यानी कि यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि हो जाएगा, इसमें ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा ध्यान से फलेभ्या, ठीक है, फलेभ्या रूप है फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन या इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं, तो याद रखिएगा कि फलेभ्या जो है ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन भी है और पंचमी विभक्ति का बहुवचन भी है, तो यानी कि ऑप्शन तीसरा सही होगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि मधुन रूप शब्द का कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो याद रखिएगा कि जो मधुन है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा कि नदी शब्द का जो तृतीय विभक्ति एक वचन है वो नद्यो हो जाएगा, ठीक है। अगला है पठेताम रूप पठ धातु का कौन सा लकार है, तो याद रखिएगा कि पठेताम जो है ये विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले है केशवदास जिनकी रचना है रामचंद्रिका रसिक प्रिया, और मतीराम दूसरे रीतिकाल के कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं रसराज और ललित ललाम। 36 नंबर प्रश्न है कि रीतकाल की कोई दो विशेषता बताइए, तो पहली विशेषता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता की गई और दूसरी है कि मुक्तक काव्य की रचना की गई, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो याद रखिएगा कि नर से नारायण इनकी पहली रचना है, दूसरी रचना है इनकी ठलुआ क्लब और तीसरी है मेरी असफलताएं, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं बताइए, तो प्रेमचंद्र की पहली रचना है सेवा सदन,
गबन, निर्मला और रंगभूमि। ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं बताइए। तो हजारी प्रसाद की जो प्रमुख रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल। अगला है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया और छड़दा। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, कहनी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना है आवारा मसीहा, भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। और लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन, इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगला है कि अमृत राय की रचना कौन सी है, कलम का सिपाही, इनकी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद अज्ञेय की एक प्रमुख रचना है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और आत्मनेपथ। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना बताइए। तो कंकाल, तितली, आकाशदीप, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। 47 नंबर क्वेश्चन की रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना बताइए। तो चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 48 नंबर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना बताइए। तो मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है कि भागवत शरण उपाध्याय की प्रमुख रचना कौन सी है। तो ठूठा आम, लहरों सागर के लहरों पर, खून के छींटे, मंदिर और भवन, विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये भागवत शरण उपाध्याय जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से नई नई वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेगी और एक जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।